उपन्यास हिंदी गद्य की एक सर्वश्रेष्ठ गद्य विधा है। एक प्रभावशाली गद्य विधा मानी जाती है और हमें ममता कालिया का 100 पृष्ठों का उपन्यास एक पत्नी के नोट्स, इस उपन्यास का 3rd सेमेस्टर में अभ्यास करना है। परंतु इस उपन्यास की कथा, इस उपन्यास का कथानक, इस उपन्यास की स्टोरी पढ़ाने से पूर्व उपन्यास के 6 तत्वों को देखना मैं आवश्यक मानता हूं। बच्चों, मित्रों, आप लोगों को मुझे पेड़ पर चढ़ना सिखाना है। किस पर चढ़ना सिखाना है? आपको पेड़ पर। परंतु बच्चों, मुझे आपको पेड़ पर चढ़ाना सिखाना है और मैं आप लोगों से यह कहूं कि पेड़ के नीचे खड़े रहकर आप छलांग मार दो और डाली को पकड़ लो और उस पर चढ़ जाओ। नहीं बच्चों, जब आप लोग पेड़ के नीचे खड़े रहकर, कूदकर या छलांग मारकर डाली को पकड़ने की कोशिश करोगे, पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करोगे, तो गिरने की संभावना अधिक है और डाली टूटने की संभावना अधिक है। तो हमें डायरेक्ट नहीं, हमें पेड़ पर चढ़ना है, हमें पेड़ पर चढ़ना सीखना है। तो पेड़ का जो मूल है, जो जड़ है, वहां से चढ़ना हमें सीखना है। इसका अर्थ यह है कि ममता कालिया के उपन्यास का अध्ययन हमें करना है, परंतु ममता कालिया के उपन्यास साहित्य का अध्ययन करने से पहले उपन्यास के तत्व कौन कौन से हैं, उसका अभ्यास करना आवश्यक है। बच्चों, उपन्यास साहित्य के 6 तत्व माने गए हैं। वो 6 तत्व कौन कौन से हैं? उपन्यास साहित्य के जो 6 तत्व माने गए हैं, उनमें से पहला तत्व है कथा वस्तु। कथा वस्तु यानी कथानक। कथानक यानी आपकी आसान भाषा में स्टोरी। उपन्यास का दूसरा तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। उपन्यास का तीसरा तत्व है संवाद या कथोपकथन। उपन्यास का चौथा तत्व है देश काल वातावरण। उपन्यास का 5वां तत्व है भाषा शैली और उपन्यास का 6ठा तत्व माना जाता है उद्देश्य। उपन्यास के यह 6 तत्व है। परंतु बच्चों, उपन्यास के निम्नलिखित इन 6 तत्वों को हमें विस्तार से देखना है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सब नया है, नवीन है। मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए ये सब नवीन है। तो बच्चों, उपन्यास का जो पहला तत्व है कथा वस्तु। कथा वस्तु का दूसरा नाम कथानक। कथानक यानी उपन्यास की स्टोरी, बाकी विशेष कुछ नहीं। बच्चों, कथा वस्तु
या कथानक यानी उपन्यास की स्टोरी उपन्यास का प्राण होता है। प्राण यानी जीव। बच्चों, उपन्यास में कथा वस्तु का महत्व प्राण की तरह है, जीव की तरह है। जिस तरह मनुष्य का यह शरीर है, मेरा यह शरीर है, परंतु मेरे इस शरीर में प्राण है, जीव है। आप समझ लीजिए कि मेरा शरीर है और मेरे शरीर में प्राण नहीं है, जीव नहीं है। वह शरीर किस काम का? किस काम का? प्राणहीन शरीर किसी काम का नहीं होता। जिस उपन्यास में कथा नहीं, वह उपन्यास किसी काम का नहीं होता। यानी उपन्यास की जो कथा वस्तु है, उपन्यास का जो कथानक है या उपन्यास की जो स्टोरी है, उसका महत्व अनन्य साधारण महत्व है। और ये जो कथा वस्तु होती है, उपन्यास की जो कथा वस्तु होती है या उपन्यास का जो कथानक होता है या उपन्यास की जो स्टोरी होती है, वह स्टोरी क्रमानुसार व्यवस्थित एक घटनाक्रम है। जो उपन्यास के नायक हो, नायिका हो, खलनायक हो या उपन्यास के जो अन्य पात्रों के जीवन में जो घटना घटित होती है, उसी घटनाओं का क्रम आगे आगे बढ़ता रहता है। मैं तो यही कहूंगा कि उपन्यास की कथा वस्तु एक ऐसी दीवार है, एक ऐसी भिंत है, जिस पर उपन्यास रूपी चित्रकार मन चाहे रंगों से चित्र अंकित करता है। यानी कथानक सभी घटनाओं को गति प्रदान करता है। यानी कथानक के चारों ओर घटनाएं फैलती है, बढ़ती है और विस्तार पाती है। यानी कथानक उपन्यास का मूल तत्व माना जाता है, जिसका महत्व उसके अन्य तत्वों से भी अधिक है। यानी उपन्यास के जो अन्य तत्व है उससे भी अधिक कथानक ये जो तत्व है उसका महत्व अधिक है। इसका कारण यह है बच्चों कि कथानक रूपी नींव यानी पाया, उपन्यास रूपी इमारत खड़ी हो जाती है। यानी उपन्यास रूपी इमारत का पाया यानी नींव कौन है? तो उस उपन्यास की कथा वस्तु है, उस उपन्यास की स्टोरी है। बच्चों, कथा वस्तु के अभाव में उपन्यास हो सकता है क्या? ऐसा होगा क्या? हिंदी सिनेमा है लेकिन स्टोरीज नहीं है, मराठी सिनेमा है लेकिन स्टोरी नहीं है। स्टोरी के बिना सिनेमा तैयार नहीं हो सकता। उसी प्रकार कथा वस्तु के बिना, कथानक के बिना उपन्यास कभी नहीं हो जाएगा। कथा वस्तु के अभाव में उपन्यास पंगु बन जाएगा। यानी उपन्यास में कथानक जीवन का यथार्थ यानी सत्य रूप प्रस्तुत करता है। यानी मानव जीवन की विश्लेषणात्मक, विवेचनात्मक प्रस्तुति करता है और जीवन की व्यापक प्रस्तुति भी उपन्यास करता है। यह उपन्यास का पहला तत्व माना जाता है। उपन्यास का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। बच्चों, उपन्यास में कथा वस्तु के अतिरिक्त कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होगा? कथा वस्तु के अतिरिक्त उपन्यास में पात्र एवं उनका चरित्र चित्रण, यह तत्व अत्यधिक महत्व होगा। यानी कथानक का निकट का संबंध मूल रूप से किसका होता है? तो वो पात्र से होता है। यानी उपन्यास में ये दो तत्व ऐसे हैं, एक कथा वस्तु और दूसरा पात्र एवं चरित्र चित्र। दो तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये दोनों तत्व
एक दूसरे से गुंथे हुए हैं, उनको अलग देख पाना अत्यंत कठिन है। उपन्यास के अधिकांश पात्र बच्चों ये मानव प्राणी होते हैं। जैसे कि हिंदी सिनेमा में देखो ना, नायक होता है, नायिका होती है, खलनायक होते हैं, नायिका जो होती है हीरोइन, उसके माँ बाप होते हैं, भाई होते हैं, नायक जो होता है उसके माँ बाप होते हैं, भाई बहन वगैरह वगैरह, भाभी होते हैं, आसपास के पड़ोस के होते हैं, कोई दोस्त होती है, कोई सहेली होती है। ये हिंदी सिनेमा या मराठी सिनेमा के पात्र होते हैं। अरे उसी तरह उपन्यास का भी नायक होता है, नायिका होती है, खलनायक होता है, माँ बाप होते हैं, भाई होते हैं, पड़ोसी होते हैं, मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। यानी उपन्यास के अधिकांश पात्र ये मानव प्राणी होते हैं। परंतु कभी कभी मानव तो होते हैं, लेकिन कभी कभी पशु भी उपन्यास के पात्र हो सकते हैं। जैसे कि देखो, किसी मराठी सिनेमा हो या हिंदी सिनेमा हो, उसमें कुत्ता भी होता है, हाथी भी होता है, गाय भी होती है, बैल भी होता है, घोड़ा भी होता है, ये भी पात्र हो सकते हैं। परंतु अधिकांशतः उपन्यास के अधिकांश पात्र यह मानव प्राणी होते हैं, जिससे सुविधानुसार उपन्यास के इस महत्वपूर्ण अंग को मानव समुदाय ही कहना श्रेयस्कर होगा। बच्चों, उपन्यास में पात्र होते हैं, परंतु उन पात्रों का चरित्र का चित्रण भी होता है। चरित्र यानी व्यक्तित्व। समझ लीजिए कि उपन्यास का नायक, उपन्यास की नायिका, उसका चरित्र कैसा है, उनके चरित्र के गुण दोष कैसे हैं। यानी चरित्रों के बिना न तो उपन्यास की कथा का निर्माण संभव है, न संवादों की योजना, न तो किसी समस्या को उठाना संभव है। बच्चों, हमें हिंदी सिनेमा या मराठी सिनेमा में खलनायक दिखाई देता है, उस खलनायक का हमें बहुत गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि उसका चरित्र अच्छा नहीं होता। उसके चरित्र के गुण हमें दिखाई देते हैं, उसके हाव भाव में दिखाई देते हैं, उसकी भाषा में, उसकी बोली में, उसकी देह बोली में हमें दिखाई देता है। उसकी जो देह बोली होती है उसी से हमें समझ में आ जाता है कि यह खलनायक है, यह खलनायिका होती है। बच्चों, आज की जो टीवी पर मालिका चल रही है, वह हिंदी मालिका हो या मराठी मालिका हो, उसमें अधिक से अधिक स्त्रियों को खलनायिका दिखाने का प्रयोग हो रहा है। बच्चों, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि समाज में सारी स्त्रियां खलनायक प्रवृत्ति की होती है, परंतु आज के जमाने में आज की जो धारावाहिक या आज की जो मालिकाएं चल रही है, वो हिंदी भाषा की हो या मराठी भाषा की हो या और किसी भाषा की हो, उसमें खलनायिका अधिक से अधिक स्त्रियों को दिखाने का काम हो रहा है। बच्चों, कथा वस्तु का जो गठन होता है उसमें पात्रों का अधिक महत्व होता है, और ये जो पात्र होते हैं उनके संवादों के माध्यम से, उनके चरित्रों के माध्यम से उपन्यास का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य सामने आ जाता है। पात्रों के चरित्र चित्रण में अनुकूलता, स्वाभाविकता, सप्राणता, सहृदयता और मौलिकता का गुण होना अत्यंत अनिवार्य है। उपन्यास का तीसरा तत्व है संवाद या कथोपकथन। बच्चों, संवाद यानी उपन्यास के संवाद या कथोपकथन का कथा वस्तु में विशेष महत्व है। यानी संवाद कब होता है, किसके बीच होता है? बच्चों, अकेला व्यक्ति संवाद कर सकता है क्या? कभी नहीं। दो व्यक्ति के बीच में संवाद होता है, डायलॉग होता है। तीन व्यक्ति के बीच में, चार व्यक्ति के बीच में, यानी एक से अधिक व्यक्ति जब होते हैं उनके बीच संवाद होता है। परंतु कथोपकथन एक व्यक्ति अपने पूर्व जीवन में घटित जो घटना है उसके बारे में जो कुछ अकेला बोलता रहता है उसी को कथोपकथन कहा जाता है। कभी कभी उपन्यास में उपन्यासकार जो लेखक होता है वह किसी घटना का वर्णन करता है, वह कथोपकथन होता है।
परंतु बच्चों संवाद या कथोपकथन के माध्यम से ही कथा वस्तु आगे बढ़ती है, स्टोरी आगे बढ़ती है। संवाद यह तत्व भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, पात्रों की व्याख्या करता है तथा उपन्यासकार के मन में छुपा हुआ जो उद्देश्य है, यानी उपन्यासकार जब उपन्यास लिखता है तो उसके मन में कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उपन्यासकार के मन में जो उद्देश्य छुपा हुआ होता है वह पात्रों के मुंह से, संवादों के माध्यम से वह स्पष्ट हो जाता है। उपन्यास का चौथा तत्व है देश काल वातावरण। बच्चों उपन्यास में सत्यता की उत्पत्ति के लिए देश काल का चित्रण अपेक्षित होता है। यानी उपन्यास की जो सफलता है, उपन्यास सफल कब होता है या कोई हिंदी सिनेमा या मराठी सिनेमा सफल कब होता है, तो वह सफलता पात्र विशेष के घटना स्थल का वर्णन आवश्यक है। क्योंकि जो पात्र, वो नायक, नायिका, खलनायिका जहां रहते हैं, किसी शहर में रहते होंगे, किसी गांव में रहते होंगे, किसी मोहल्ले में रहते होंगे, हाई फाई सोसाइटी में रहते होंगे, झोपड़पट्टी में रहते होंगे, यह देश काल वातावरण है। बच्चों यानी स्थान विशेष जो होता है ना, स्थान विशेष, वह शहर होगा, ग्राम होगा, मेला होगा, जो भी कुछ होगा, उसी का चित्रण उपन्यास में किया जाता है। उसी के साथ साथ सांस्कृतिक जीवन में जो पर्व होता है, जो उत्सव होता है, धार्मिक उत्सव होता है, सामाजिक उत्सव होता है या कोई त्योहार होता है, आदि का भी चित्रण उपन्यास में उपन्यास करता है। क्यों उपन्यासकार करता है? क्योंकि देश काल वातावरण का चित्रण करना उपन्यास की सत्यता और उपन्यास का उद्देश्य सामने नजर आ जाता है। बच्चों उपन्यास का पांचवा तत्व माना जाता है भाषा शैली। बच्चों भाषा उपन्यास का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व हम कह सकते हैं। इसका कारण यह है बच्चों, उपन्यास में भाषा का महत्व अपरंपार माना जाता है। यानी सही अर्थों में उपन्यास की जो गतिशीलता है या उपन्यास का मूल्य जो है वह प्रदान करने का काम भाषा एक सक्षम माध्यम होता है। बच्चों जो शब्द होता है, शब्द भाषा का मूल आधार है और भाषा मनुष्य की मनोभावनाओं का अभिव्यंजन करने वाली उन साधनाओं में से एक प्रमुख साधन है। यानी मनुष्य के मन में जो भावनाएं निर्माण होती है, वह भावना दूसरों के सामने जब व्यक्त होती है तो वह भाषा के माध्यम से व्यक्त होती है। उपन्यास के जो पात्र होते हैं वह नायक होगा, नायिका होगी। नायक और नायिका एक दूसरे के साथ बोलते हैं, संवाद करते हैं, तो वह भाषा के माध्यम से। नायिका अपनी मन की जो भावना है वह व्यक्त करती है भाषा के माध्यम से। नायक अपने मन के जो विचार है, भावना है, वह नायिका के सामने व्यक्त करता है, वह भाषा के माध्यम से। यानी भाषा भावनाओं का वहन करने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा साधन कहा जा सकता है। और उपन्यास के पात्र जिस परिस्थिति में रहते हैं उस परिस्थिति के अनुरूप भाषा का प्रयोग उपन्यासकार करता है। समझ लीजिए कि मैं आप लोगों को उदाहरण के रूप में बता दूं। समझ लीजिए कि किसी उपन्यास का नायक किसी पहाड़ी इलाके में रहता है, बहुत मानव जीवन से, शहरों से, देहात से बहुत दूर रहता है। समझ लीजिए कि आदिवासी इलाके में रहता है, तो वह नायक की जो भाषा होगी, वह नायक की भाषा वह आदिवासी बोली भाषा होगी। समझ लीजिए कि कोई नायक पढ़ा लिखा होगा, वह शहर में रहता होगा, तो उसकी जो भाषा होगी वह पढ़े लिखे मनुष्य की भाषा होगी। कोई अनपढ़ होगा, कोई गवार होगा, उसकी भाषा गवार होगी, अनपढ़ होगी। यानी पात्र, उपन्यास के पात्र जिस परिस्थिति में रहते हैं
उस परिस्थिति के अनुकूल भाषा का प्रयोग उपन्यासकार अपने उपन्यासों में करता है। यानी उपन्यासकार अपनी वर्णन शैली तथा पात्र अपने संवादों में भाषा का प्रयोग करता है। परंतु उपन्यास सक्सेस कब होता है? उपन्यास सक्सेस कब होता है? जैसे कि कोई एक आध फिल्म, एक आध सिनेमा सक्सेस हो जाता है। मैं उदाहरण के रूप में आप लोगों को बता दूं, पिछले 2 साल मराठी की सैराट नाम की मराठी की फिल्म थी, वह बहुत प्रसिद्ध हो गई, वह सक्सेस हो गई। उस फिल्म ने, उस सिनेमा ने बहुत पैसा कमाया, बराबर है। वो क्यों इतनी सक्सेस हो गई? इसका कारण यह था, उसके सक्सेस होने का कारण यह था कि उस सिनेमा की स्टोरी, उसका कथानक एक गांव की कथा है। गांव की कथा है, साधारण गांव की कथा है। और उस सिनेमा में काम करने वाले जो पात्र है, वह नायक, वह नायिका, वह नायक के परिवार, नायिका के परिवार, वह खलनायक, वे जिस परिस्थिति में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसी समाज की जो बोली भाषा है, उस बोली भाषा का प्रयोग उस सैराट फिल्म में किया गया है, इसीलिए वह सक्सेस हो गई। बच्चों, मानव जिस परिस्थिति में रहता है, जहां रहता है, जिस माहौल में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, वहां की भाषा का प्रभाव उसके ऊपर होता है। और उसकी भाषा का प्रयोग जब उसके मुंह से, उसके संवादों के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से होता है, तो वह उपन्यास हो, नहीं तो हिंदी सिनेमा या मराठी सिनेमा, कोई फिल्म हो, वह सक्सेस हो जाती है। बच्चों, उपन्यासकार जब उपन्यास लिखता है ना, भाषा के साथ साथ अनेक शैली में लिखता है। शैली यानी एक पद्धत होती है उपन्यास लिखने की। कभी कभी वर्णनात्मक शैली भी होती है, कोई न कोई उद्देश्य रखकर उपन्यास लिखा जाता है। कई शैलियों में उपन्यास लिखे जाते हैं। बच्चों, उपन्यास के भी कई प्रकार माने जाते हैं। ऐतिहासिक उपन्यास है, पौराणिक घटना पर आधारित उपन्यास है, सामाजिक उपन्यास है, गांधीवादी उपन्यास है, प्रेम प्रधान उपन्यास है, जासूसी उपन्यास है, मार्क्सवादी विचारों से प्रेरित होकर उपन्यास है। उपन्यास में जिस समस्या का चित्रण किया गया है, वह उसका प्रकार होता है। उपन्यास का आखिरी तत्व होता है उद्देश्य। बच्चों, उपन्यासकार हो या लेखक हो, जब उपन्यास लिखता है, कादंबरी लिखता है, नॉवेल लिखता है, वह टाइम पास के लिए उपन्यास नहीं लिखा जाता। उपन्यासकार को कोई काम नहीं है, इसीलिए वो उपन्यास लिख रहा है, ऐसी बात नहीं है। उपन्यासकार समाज को खुली आंखों से देखता है, समाज की समस्याओं को देखता है, मानव जीवन में, समाज में अनेक पात्र उसके नजरों में होते हैं, उनका चरित्र उनके नजरों में होता है। और उपन्यास में मानव जीवन का चित्रण उपन्यासकार करता है। यानी जीवन के व्यापारों का, व्यवहारों का मानव जीवन पर कैसा प्रभाव होता है, इसी का चित्रण उपन्यासकार अपने उपन्यासों में करता है। यानी जिस उपन्यास में कोई उद्देश्य नहीं होता, वह उपन्यास कभी सफल नहीं होगा। उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यानी जिस उपन्यास में उद्देश्य नहीं, वह शुष्क उपन्यास कहा जाएगा। यानी प्रत्येक हिंदी सिनेमा एक उद्देश्य छोड़ देता है। जिस समय हम कोई सिनेमा देखकर थिएटर से बाहर आ जाते हैं, तो एक सवाल लेकर, एक प्रश्न लेकर हम बाहर आ जाते हैं, उसी पर हम विचार करने लगते हैं। हम विचार क्यों करते हैं? क्योंकि फिल्म लेखन करने वाला, उसकी स्टोरी लिखने वाला जो है, उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उसी तरह उपन्यासकार जब उपन्यास लिखता है, तो कोई ना कोई उद्देश्य को लेकर वह उपन्यास
लिखा जाता है। उपन्यासकार के मस्तिष्क में कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है और वह उपन्यासकार वह उद्देश्य समाज के सामने, पाठक के सामने व्यक्त कर देता है। इस तरह उपन्यास के 6 तत्व माने गए हैं। पहला तत्व कथावस्तु, दूसरा तत्व पात्र एवं चित्रण, तीसरा तत्व संवाद या कथोपकथन, चौथा तत्व देश काल वातावरण, पांचवा तत्व भाषा शैली और आखिरी तत्व उद्देश्य।